और पहली बार मैंने देखा है कि राष्ट्रपति भवन के बाहर कोई स्टेट डिनर ऑर्गेनाइज किया है ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, क्योंकि इतने सारे मेहमान थे, उनको राष्ट्रपति भवन के अंदर एक सिट डाउन डिनर देना मुश्किल नहीं असंभव होता। इसीलिए आप देख रहे हैं इस वक्त नारायण मूर्ति की बेटी सुधा मूर्ति और ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनकी धर्मपत्नी, ये दोनों इस वक्त द्रौपदी मुर्मू से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और प्रधानमंत्री देखिए उनकी चिरपरिचित स्टाइल में वो हाथ जोड़ के अभिवादन कर रहे हैं। उसके बाद बता भी रहे हैं, ऋषि आप कहाँ खड़े हो, अक्षता आप कहाँ खड़े हो और द्रौपदी मुर्मू जी को कहाँ खड़े होना चाहिए था। तो परफेक्ट पिक्चर फ्रेम मोदी जी को पता है और मोदी जी ने वो किया है इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर। आप जो विहंगम दृश्य देख रहे हैं इस वक्त भारत मंडपम का, नटराज की मूर्ति देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था डेलिकेट बैलेंसिंग सबसे कठिन मुद्रा होती है आनंद तांडव की ये, और तांडव नृत्य भगवान शिव जो परम योगी है, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सनातन है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को, सॉफ्ट डिप्लोमेसी को, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी को, पीपल्स डिप्लोमेसी अगर इसे कहा जाए, मानवता के लिए कूटनीति अभी तक जो है इलीट लोगों का काम हुआ करती थी, बड़े लोगों का, अंग्रेजी बोलने वालों का, बड़ी बड़ी बातें करने वालों का, इंटेलेक्चुअल काम करने वालों का। लेकिन इस डिप्लोमेसी को जनता तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। और आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिला है इस पूरे कार्यक्रम के अंदर, किस तरह से इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं बिना किसी सिंगल हिच के। टचवुड, अभी भी टचवुड कहता हूं, एक इतना बड़ा आयोजन भारत करता है विश्व स्तर का। ये जो ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं इसमें हर तरफ भारत ही भारत बिखरा पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें तो मुरादाबाद से ब्रास मंगवाया गया है, अष्ट धातु की जो है ये पूरी की पूरी नटराज की प्रतिमा बनाई गई है। अंदर अगर बात की जाए तो भदोही मिर्जापुर के कालीन है और साथ ही साथ कश्मीर का लाल कालीन है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से कुछ आया है, उत्तर प्रदेश से कुछ आया है, गुजरात से कुछ आया है, साउथ से कुछ आया है और इसी को मिलाकर ये भारत मंडपम बनाया गया है। भारत मंडपम ये संस्कृतिष्ठ नाम है, इसका इस तरह के नामों का उच्चारण जनरली साउथ में किया जाता है, लेकिन इस पीपल टू पीपल डेमोक्रेसी के कार्यक्रम में लगभग 60 शहरों के अंदर 200 कार्यक्रम हुए हैं। ये है पीपल कनेक्ट डिप्लोमेसी और यही आज भारत का सबसे बड़ा पॉइंट है, यही आज भारत का सबसे बड़ी उपलब्धता है। दो बड़ी उपलब्धता, ये नटराज की मूर्ति आप देख सकते हैं, डेलिकेट बैलेंसिंग आप देखिए किस तरह के पोज में है। और उसके बाद दुनिया में कोई भी काम करना चाहिए तो आदमी को बैलेंस माइंड के साथ करना चाहिए। ये भारत की सनातन संस्कृति है जिसका प्रदर्शन इस नटराज की मूर्ति के द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए ऑडिटोरियम 5 तल का ये ऑडिटोरियम है और सबसे टॉप पर जो है नंबर 1 पे पीएम्स लॉन्ज है, उसके बाद ऑडिटोरियम से अलग अलग नंबर 6 पे जो है पूरा का पूरा स्टाफ बैठता है जो संचालित करता है इस इतने बड़े कार्यक्रम को। 7,000 लोग इसके अंदर आ सकते हैं, 5500 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, 123 एकड़ में फैला हुआ है। 2016 में बनना शुरू हुआ था, 2023 में बनने का काम पूरा हो गया, मात्र 2700 करोड़ के अंदर बना हुआ है, पूर्णतः स्वदेशी है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज अलग है, वो है हाथ से बने हुए क्रिस्टल्स। 3500 क्रिस्टल का एक झूमर लगा हुआ है जो चेक रिपब्लिक से हैंडमेड क्रिस्टल से बनाया गया है। ये देखिए सभी देशों के झंडे लहराते हुए ये भारत की विश्व में धमक का एक संदेश है। मोदी का दम, दुनिया वसुधैव कुटुंबकम अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो अब आपसे कुछ ही देर बाद जो है ये डिनर शुरू होगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब ये देखिए ये कौन आए हैं, मैं तो चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं, उनको अपने पॉइंट तक ले जाते हैं। राष्ट्रपति जी वहाँ खड़ी हुई हैं, राष्ट्रपति जी अभिवादन करती हैं और देखिए उन्होंने मिसेस को मैडम के साथ खड़ा किया, प्रधानमंत्री एक फ्रेम में और ठीक उसी फ्रेम में आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अगले हमारे अतिथि को। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, सबसे आखिरी में मुझे उम्मीद है जो बाइडेन आएंगे, ऋषि सुनक आ चुके हैं। इसके अलावा सलमान बिन मोहम्मद बिन सलमान, माफ कीजिएगा, जो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस है और वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं,
मोदी जी के बेहद अजीज हैं, स्पेशली आए हैं और साथ में पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान में भारी चिढ़ है कि हमारे अन्नदाता हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं, भारत से दोस्ती क्यों बढ़ा रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान और चीन के लिए एक बड़ा सरदर्द है, क्योंकि भारत से लेकर अमेरिका तक एक कनेक्टिविटी बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बिजनेस कॉरिडोर बनेगा, जिससे 40% तक व्यापार बढ़ जाएगा। आप सोचिए, दुनिया एक घर है, वसुधैव यानी हमारी धरती एक कुटुंब है, और उसको चरितार्थ करता हुआ भारत इस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया यूएई यूरोप अमेरिका कॉरिडोर को बनाते हुए, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रणव, सबसे पहले मैं जाऊंगा प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेरे ख्याल से पहला मौका होगा जब हमारे पीपल्स डेमोक्रेसी में मानवता के लिए जो कूटनीति हो रही है, उसमें हमारी महामहिम अपने लोगों को, अपने मेंबर्स को इनवाइट कर रही है राष्ट्रपति भवन से बाहर, और खुद खड़ी होकर उनका अभिवादन कर रही है। वरना राष्ट्रपति भवन का प्रोटोकॉल अलग है, वहां पे राष्ट्रपति सबसे आखिरी में आती है और घोषणाओं के साथ आती है कि महामहिम अब पधार रही हैं, और सबको खड़ा होना पड़ता है। यहाँ वो खुद खड़े होकर अपने मेहमानों को ग्रीट कर रही हैं, एक बड़ा बदलाव। बिल्कुल दीपक जी, और ये बदलाव बताता है कि भारत जिस परंपरा से, जिस संस्कार से आता है, वो अतिथि देवो भव की है, और अतिथि के आने पर देवता से सम्मान उसका किया जाता है। आपने हाल में जो तस्वीरें देखी है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की तस्वीरें हैं, वो अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे, और इससे पहले, भारत से पहले G20 की जो अध्यक्षता थी वो इंडोनेशिया के पास ही थी। और निश्चित रूप से भारत और इंडोनेशिया के बीच में भी बाली के अंदर जहां पर आयोजन हुआ था, वहां भी वो उसी तरीके की जो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, उसके निशान देखने को मिलते हैं। मुझे विश्वास है आप भी वहां जा चुके हैं, और अगर आप इस आयोजन को देखें, ऐसा लगता है कि भारत मंडपम में आज दिवाली है। वैसी ही जगमगाहट है, वैसा ही स्वागत है, वैसा ही उत्साह है, और वैसा ही रंग के साथ साथ वैसे ही स्वाद है। अलग अलग जगह से चुनकर स्वाद का जो कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक रस वर्षा जो है वो की जा रही है। पूरे देश भर के व्यंजन जो हैं वो यहाँ पर परोसे जा रहे हैं, अलग अलग तरह के स्वाद उनको चखाए जाएंगे, क्योंकि जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत आने पर बहुत कम चीज़ें ही, या भारत के बाहर जो आप जाते हैं तो भारत के बहुत कम स्वादों से ही आपका परिचय हो पाता है। लेकिन जब विदेशी मेहमान भारत आए हैं तो क्यों ना वो भारत की तमाम जो आस्वादन परंपरा है उससे भी रूबरू हों, उसको भी चखें, उसका भी स्वाद देखें, और उसके साथ साथ भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की विरासत, इस तमाम की झलक, इस तमाम की जो छटा है वो आपको इन तमाम तस्वीरों में देखने को मिल रही है। चाहे नालंदा के महावीरा की तस्वीरें हों जो बताती हैं कि भारत की कितनी समृद्ध परंपरा रही थी, और विदेशी आक्रांता यदि न आए होते तो भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया फिर बनेगा, और ये जो समृद्धि है इसे खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन आज भारत एक बार फिर खड़ा हुआ, और महज 75 सालों की यात्रा की कामयाबी आप देखिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आज ब्रिटेन का भविष्य भारत के अंदर देख रहे हैं। वो बार बार इस चीज को आकर दोहरा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई तब भी उन्होंने इस चीज को रेखांकित किया कि कैसे ब्रिटेन और भारत की साझेदारी जो है वो भविष्य की साझेदारी होने जा रही है। वो ब्रिटेन जिसने भारत के ऊपर, भारत को उपनिवेश बनाया था, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद खास, बेहद अनोखी और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। जी दीपक जी, और मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। प्रणव, आज मैं एक लाइटर नोट पे आपसे सवाल पूछता हूँ। मुझे बताइए, भारत में तो कहा जाता है ना, नमक खा लिया तो नमक का हक अदा करना है, तो भारत ने आज अपना नमक दुनिया के सभी पावरफुल देशों को खिला दिया, मोदी जी ने खिला दिया। देखिए, भारत का जहां तक सवाल है, भारत कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को छूता है, और अगर हम दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है ना दीपक जी, तो ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा इनमें से जिसने किसी ना किसी भारतीय के साथ ना तो पढ़ाई की हो, या कहीं ना कहीं उसका परिचय ना रहा हो, या काम ना किया हो। तमाम दुनिया के देशों के अंदर ये जितने भी G20 के देश आए हैं, वहां पर भारतीय न केवल अपने काम से अपनी पहचान बना चुके हैं, बल्कि आज जब यहाँ से वो तमाम मेहमान भोजन करने के बाद या कल के बाद जब वो लौटना शुरू करेंगे तो वो अपने साथ भी कुछ न कुछ थोड़ा सा भारत जरूर लेकर जाएंगे। कुछ मीठा हो जाए भी आज है। बिल्कुल, कुछ मीठा जरूर हो जाए, और मीठे के लिए तो भारत जाना जाता है। बेहद खास मिठाइयाँ भारत की होती हैं, तो आज भी बेहद खास पकवान, बेहद खास मिठाइयाँ बनाई गई हैं इन तमाम मेहमानों के लिए, और मुझे भरोसा है कि इनमें से कई मेहमान जो हैं वो उसकी रेसिपी जरूर पूछ के जाएंगे। मेरे ख्याल से रेसिपी बना के भी दे दी गई होगी फोल्डर में, पता नहीं। देखिए, इमैनुअल मैक्रो आ रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री उनका औपचारिक अभिवादन, राष्ट्रपति जी से हाथ मिलाया उन्होंने, इमैनुअल मैक्रो ने, और प्रधानमंत्री जी ने वहीं पे उनको कहा कि आप महामहिम के साथ खड़े हो जाइए। और इस बार थोड़ा पोज बदला, क्योंकि इमैनुअल मैक्रो अपनी पत्नी के साथ नहीं आए हैं, अकेले आए हैं।
प्रधानमंत्री आज भी टिपिकल इंडियन में फिर बताते हुए नालंदा कैसे हमारे संस्कृति को, विरासत को, हमारे साहित्य को, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को, हमारे वैज्ञानिक शोधों को, हमारी वैज्ञानिक इतिहास को जलाया गया है आक्रांताओं द्वारा ये दिखा रहा है। जैसे हमने कोणार्क का सन टेम्पल दिखाया, उसकी क्या विशेषता थी? उसकी ये विशेषता थी कि कोणार्क के टेम्पल में समय चक्र की गणना होती थी। जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे प्रहर बदलता है। जब घड़ियां नहीं थी तो उस सन टेम्पल के आधार पर ही प्रहर की गणना की जाती थी, समय की गणना की जाती थी, और यही समय चक्र बदला है। भारत सोने की चिड़िया होता था, वो एक गाना है ना बड़ा फेमस, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ये गलत नहीं होगा। विशाल के पास थोड़ी देर में जाऊंगा। मेरे साथ अभी शशांक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जुड़े हुए हैं और इस अभियान की शुरुआत करने वालों में से एक हैं। अटल जी के वक्त फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे और शशांक जी जानते हैं कि इस डिप्लोमेसी की शुरुआत किस तरह से हुई है, कैसे अटल जी के वक्त जो है भारत से रिश्ते बढ़ने शुरू हुए। शशांक जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जुड़ गए हैं, मेरे साथ SD मुनि साहब जुड़ गए हैं, जाने माने डिप्लोमेट, मेरे साथ दीपक वोरा जी अमेरिका से जुड़ गए हैं। और ये बहुत ही शानदार चित्र देखने को मिल रहा है। भारत मंडपम का एक विहंगम दृश्य। आप देखिए कैमरा लेंसेज को भी बिल्कुल सही जगह फिट किया गया है, जहां वैभव दिखाई दे, गौरव दिखाई दे, सांस्कृतिक धरोहर दिखाई दे, हमारी विरासत दिखाई दे, हमारी कूटनीति दिखाई दे, हमारी अर्थनीति दिखाई दे, हमारी वैज्ञानिक विरासत दिखाई दे, हमारे मेडिकल की क्षेत्र की विरासत दिखाई दे। ये तमाम चीजें जो हैं वो आज आपको दिखाई दे रही हैं इस डिनर के अंदर। अभी जो बाइडेन के आने का इंतजार किया जा रहा है। ऋषि सुनक आ चुके हैं, आखिरी मेहमान मेरे ख्याल से जो बाइडेन होंगे आने वाले सीनियरिटी के हिसाब से। तो मैं सबसे पहले शशांक जी से बात करना चाहूंगा। शशांक जी, मेरा पहला और सीधा सवाल, आप लोगों ने शुरुआत की थी, आज वो दिन आ गया है, आज वो पल आ गया है, इस दृश्य को देखकर आपको क्या याद आता है? नहीं, वो छोटी शुरुआत और साथ ही साथ बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जिस प्रकार से आज ये अचीवमेंट किया गया है, भारत की विरासत को दिखाया गया है, भारतीय प्रधानमंत्री को इतनी इज्जत मिली है, और भारत में जो कोई भी नए प्रपोजल लाना चाहता था G20 में, वो सबकी सहमति से अप्रूव हो गए हैं और नए प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप की कनेक्टिविटी का 8 देश जुड़े हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति ने बहुत समर्थन किया उसके प्रोजेक्ट का। ग्लोबल बायोफ्यूल के बारे में एक वो नई योजना बन रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो भारत किसी समय, जो आपने भी कहा कि सोने की चिड़िया होती थी, तो रास्ता खुल गया है, सब लोगों ने मान लिया है। तो मैं समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री है। जो अटल जी के समय में एक शुरुआत की गई थी, बहुत डिटरमिन्ड तरीके से करी गई थी, तो मैं समझता हूँ कि उसको मोदी जी ने पूरे अपने शिखर पर भारत को पहुंचाकर बहुत बड़ा काम किया है। और उनके साथी जो भी हैं उनकी बहुत तारीफ करनी होगी, चाहे जयशंकर जी हैं, चाहे निर्मला सीतारामन जी हैं, अजीत डोभाल जी हैं, या अमिताभ कांत है, या और भी सब लोग। मैं इसके लिए आपको भी बधाई देना चाहूंगा शशांक जी, बधाई स्वीकार करिए। कूटनीति हमेशा लगातार होती है और इस बधाई के आप भी पात्र हैं। इस बधाई के पात्र दीपक वोरा जी भी हैं, इस बधाई के पात्र SD मुनि साहब भी हैं, इस बधाई के पात्र मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब भी हैं, और इस बधाई का पात्र भारत के 140 करोड़ लोग हैं जिनकी ताकत को दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्तिशाली तरीके से रखा है। आप देखिए क्या शानदार कैमरा वर्क किया गया है, जिसने भी इसको डिजाइन किया है बहुत ही शानदार कैमरा वर्क है। और आप देखिए ये फ्रंटल व्यू, नटराज की मूर्ति दिखाई दे रही है, सभी देशों के झंडे हैं, भारत मंडपम दिखाई दे रहा है। और सीधे मैं यहां से चलता हूं दीपक वोरा जी के साथ। दीपक वोरा जी, आज जो बाइडेन से लेके ऋषि सुनक से लेके सब लोगों ने भारत का नमक खा ही लिया और नमक का हट भी चुकाएंगे वो लोग। मैं न्यूयॉर्क में हूँ, 10:40 हुए, अभी 21 डिग्री तापमान है और आप देख रहे हैं कि सूरज अब निकला हुआ है, चमक रहा है, बारिश थम गई है। लेकिन जो दिल्ली में इस समय हो रहा है सर, पूरी दुनिया की नजर वहां पर। एक चीज आपसे कहना चाहता हूं सर कि अभी कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है
भारत ने पूरी दुनिया को तोहफा दिया है अ ब्राइट फ्यूचर। G20 और G21 जिसे अब आप कहते हैं, वो मार्गदर्शन करेगा और पूरी दुनिया ने एक तोहफा भारत को दिया है, वो है भरोसे का तोहफा। क्योंकि कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, आपने अभी फॉरेन सेक्रेटरी शशांक से बात की, जो कुछ मैं जानता हूं विदेश नीति के बारे में, उनके कदमों में बैठ के मैंने सीखा है, सब तो मेरे गुरु थे। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर लोग कहते हैं कि भाई अनकंडीशनल लॉयल्टी होनी चाहिए, तो फिर हम कहते हैं भाई जाके एक दुकान से एक जानवर ले आओ, जो जानवर बहुत लॉयल होते हैं, वो नहीं चलता। बट जो हमने अब दुनिया को दिखा दिया है, 54 देशों को बुला लिया है सर, उनकी 140 करोड़ की आबादी है, $3 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है, वो कितने खुश हैं आप इसका खुद अनुमान लगा लीजिए। और फाइनली इतना ही कहूंगा कि चंद्रयान पर तो हम पहुंच चुके हैं। आज तो भारत की छवि सूरज से, चंद्रमा से, गैलेक्सी से ऊपर चली गई है। सारी दुनिया याद रखेगी इस ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट को दुनिया के इतिहास में, न केवल भारत के इतिहास में। वैसे वो गाना है ना, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, तो चांद के पार तो हम जा चुके हैं। हमारा आदित्य L1 जो है अब सूर्य की कक्षा में जाने की तैयारी कर चुका है। चांद के आगे हम पहुंचने वाले हैं और गैलेक्सी पर भारत का बहुत सॉलिड अध्ययन होगा। सीधे अपने रिपोर्टर्स के पास चलता हूं, पब्लिक की डिमांड है, रिपोर्टर्स के पास जाना चाहिए। विशाल, आप बताइए कैसा अनुभव है, क्या महसूस कर रहे हैं आप भारत मंडपम के अंदर? आपने बड़ा एक्सटेंसिव कवरेज किया है, ये देखकर कैसा लग रहा है? देखिए दीपक जी, अगर हम G20 की अध्यक्षता भारत क्योंकि पहली बार कर रहा है, हमारे लिए एक बेहद खास मौका है। पहली बार हम देख रहे हैं कि भारत कितनी सफलता के साथ और कैसे भारत की अलग अलग विविध संस्कृति, कला, विरासत को दिखाते हुए पूरी दुनिया को इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। भारत मंडपम बेहद खूबसूरत लग रहा है और इसके हर कदम पर हमें भारत की एक नई संस्कृति दिखाई पड़ेगी, भारत की कोई नई विकास की हमें एक गाथा दिखाई पड़ेगी, चाहे वो डिजिटल सेक्टर से जुड़ा हो या फिर जो भारत का मेक इन इंडिया रहा है उससे जुड़ा हो। और अगर हम भारत की कला संस्कृति की बात करें, जो आज के डिनर का मेन्यू है वो बेहद खास है और उसमें मिलेट्स को जगह दी गई है और प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर ही इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है। और बेहद खास नाम दिए गए दीपक जी, क्योंकि इसे आप और अच्छे बेहतर से तरीके से बता पाएंगे। देखिए, शुरुआती व्यंजन जिसे हम स्टार्टर कहते हैं, उसे उसका नाम दिया गया पात्रम। पात्रम ताजी हवा का झोंका, इसे कोट अनकोट करके लिखा गया है, जिसमें दही के गोले और भारतीय मसालेदार चटनी से सजे कंगनी श्री अन्न के पत्तों के साथ ये क्रिस्प होंगे। और मुख्य भोजन जिसे हम मेन कोर्स कहते हैं, उसका नाम दिया गया है वन वर्णम और कोट अनकोट में मिट्टी के गुण, यानी आप ये कह सकते हैं सबके बारे में एक छोटी सी खासियत भी ये लिखी गई है। और मुख्य भोजन में ग्लेज्ड फॉरेस्ट मशरूम, कुटकी श्री अन्न क्रिस्प और कड़ी पत्ते के साथ तैयार केरल लाल चावल के साथ परोसे गए कटहल गैलेट। बहुत स्वादिष्ट और अब अगर रोटियों की बात करें, बहुत स्वादिष्ट। विशाल, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब ऐसे चलिए पूरा मेन्यू बताइए, पूरा एंजॉय करने दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, जो हमारे कैमरामैन है सुरेंद्रन था जयदीप, वो भी केरल से है। वो कई बार लाल चावल की चर्चा करते रहते हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक हमें खिलाया नहीं है उस लाल चावल को। और अगर हम भारतीय रोटियों की बात करें तो भारतीय रोटियों में मुंबई पाव एक नाम दिया गया है। कलौंजी के स्वाद वाले मुलायम बन, ये दूध और गेहूं से युक्त होंगे। और दूसरी जो रोटी होगी उसका नाम है बाकर खानी, इलायची के स्वाद वाली मीठी रोटी होगी ये, और इसमें दूध, चीनी और गेहूं युक्त होगा ये। और अब अगर मिष्ठान, क्योंकि भारत में आए हैं और खाने के बाद मीठा ना मिले तो फिर बात बनती नहीं है, तो मिष्ठान की कैटेगरी का नाम दिया गया है मधुरिमा और उसको कोट अनकोट करके लिखा गया है स्वर्ण कलश। और मिठाई में क्या है, इलायची की खुशबू वाला सावा का हलवा, अंजीर आडू मुरब्बा और अम्बे मोहर राइस क्रिस्प। और इसमें क्या क्या चीज मिला है, दूध है, श्री अन्न मतलब मिलेट्स है, गेहूं है और मेवा इसमें मिलाया गया है। और अगर हम पेय पदार्थ की बात करें तो इसमें हमें भारत के 3 हिस्सों की पूरी आप ये कह सकते हैं पाक कला दिखाई पड़ेगी पेय पदार्थों में भी, जिसमें कश्मीरी कहवा, कश्मीर का अगर हम कहवा पीते हैं तो वो उसका स्वाद ही बेहद अलग होता है। अगर दक्षिण भारत की बात करें, कर्नाटक की कॉफी पी लें, केरल की कॉफी पी लें, तो फिल्टर कॉफी भी यहाँ पर विदेशी मेहमानों को पिलाई जाएगी। और दार्जिलिंग की चाय, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय पीने के बाद एक अलग तरह की ताजगी आती है। तो पेय पदार्थ में ये 3 चीजें यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा पान के स्वाद वाली चॉकलेट लिप्स भी यहाँ पर रखी गई हैं, यानी पान भी आप इसे कह सकते हैं। और साथ ही आप देखिए जो संगीत है दीपक जी, संगीत की मंडली आई है उसका नाम है गंधर्व अतोधम।
और गंधर्व अतोधम एक अद्वितीय संगीत का इसे हम कैटेगरी कह सकते हैं, जिसमें पूरे देश भर से जो क्लासिकल वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हैं वो इसका यहाँ प्रस्तुत करेंगे, शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के साथ संगीत को सामूहिक तौर पर। और इसमें हिंदुस्तानी, कर्नाटक, लोक और समकालीन संगीत की प्रस्तुति होगी। और ये जो पूरी टीम है जो संगीत की प्रस्तुति करेगी, ये 77 लोगों की टीम है, जिसमें 11 बच्चे हैं, 14 महिलाएं हैं, 24 युवा कलाकार इसमें शामिल हैं और 23 पेशेवर कलाकार हैं जो इन्हें सहयोग प्रदान करेंगे। और ये विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं भारत के और सब अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए दीपक, अच्छा लगा सुनकर विशाल, बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया आपने, पूरा मेन्यू बता दिया, सब कुछ बता दिया विशाल। अब मुझे लग रहा है कि इस मेन्यू का जो रेसिपी क्या है ये कहीं से मंगवानी पड़ेगी मुझे और खा के देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मिलेट खासा पसंद है। आजकल रात में मैं सिर्फ मिलेट खिचड़ी खा रहा हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं खा रहा हूँ। देखिए कितनी आत्मीयता से ऋषि सुनक से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साइड में खड़ी हुई हैं और आत्मीयता से इस वक्त अक्षता मूर्ति से और ऋषि सुनक से बात करते हुए उन्हें ले जाते हुए। और ये देखिए दोनों चारों की साथ में तस्वीरें, एक बेहद अनौपचारिक माहौल। और अब पहले भारत के बारे में कहा जाता था, भारत इनका गुलाम हुआ करता था 75 साल पहले। आज ये अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत के साथ एक आर्थिक सहयोग के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। भारत बड़ा हार्ड बार्गेनर है, हमारी डिप्लोमेसी ऐसी है, बड़ा हार्ड बार्गेन करती है जहां तक व्यापार और व्यवसाय की बात हो। और ये देखिए इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस भारत का सबसे खास सहयोगी, डिफेंस के क्षेत्र में राफेल जैसी चीज इन्होंने हमें दी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ दी है, इसलिए फ्रांस भारत का सबसे ट्रस्टेड एलाई है, ये कहा जाए तो कब गलत नहीं होगा। मैं सीधे यहाँ से प्रणव के पास चलता हूँ। प्रणव मुझे बताइए, रात ये सुना जा रहा है कि वर्किंग लंच तो हो गया, मोदी जी काम करते रहते हैं और बाकियों से भी इतना ही काम करवा रहे हैं, और ये डिनर भी वर्किंग है। डिनर टेबल पर मेहमानों के बीच आपस में बातचीत होगी। तो इतना अच्छा माहौल जब मेहमानों को मिल गया है, अच्छा खाना मिल जाएगा तो कुछ अच्छे नतीजे भी आएंगे। प्रणव क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए बड़ा नतीजा अगर कहा जाए इस बैठक के लिहाज से तो वो तो इस बैठक से पहले ही ले लिया गया, यानी जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है लीडर्स का वो पहले ही हासिल कर लिया भारत ने और उसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। यानी कहा जा सकता है कि ये आज उस सहमति का जश्न है जिस सहमति तक पहुंचने के लिए खासी मशक्कत प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने की थी। तमाम देशों के नेताओं के साथ इस पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो आज उसका जश्न भी बनेगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब नेता इस तरीके के हों, इतना बड़ा जो कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी गैदरिंग हो, तो उसके अंदर हर नेता आपस में मिलता है, उनके बीच में बातचीत होती है और इस तरीके से जिसने इस को मुमकिन बनाया है स्वाभाविक रूप से उसके लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये तमाम नेता यहाँ पर आए हैं, ये भारत के मेहमान हैं, प्रधानमंत्री मोदी के मेहमान हैं और भारत के राष्ट्रपति के मेहमान हैं। यहाँ पर जो बातचीत होगी, जो संवाद होगा, इससे कहीं ना कहीं भारत की जो साख है, भारत की जो गुडविल है वो भी आगे बढ़ेगी और उसके लिए उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक शंख लगा हुआ है, एक शंख लगा हुआ है, उसकी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आ रही है एक शंख की। ठीक है, ये भी हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। शंख बजाना हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, लेकिन उसका एक मेडिकल रीजन भी, अगर आप शंख बजाते हैं तो आपके फेफड़ों में कभी दिक्कत नहीं होगी और सांस से ही आपका पूरा जीवन चलता है। दो ही चीजों पर हम टिके हुए हैं, एक सांस और दूसरा पानी, ये हमारे महत्व। और तीसरी जो है हमारी बॉडी, जो इन दोनों में से एक भी चीज मिस हो जाए तो हम कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये शंख भी इसीलिए है, ये नटराज का बैलेंसिंग एक्ट भी इसीलिए है कि लाइफ को बैलेंस करके चलिए, किसी एक तरफ में ज्यादा टिल्ट मत हो जाइए। ये हमारी एक सनातन सोच है, ये हमारी एक पारंपरिक सोच है। मैं सीधे एसडी मुनि साहब के पास चलता हूँ। मुनि साहब, कैसे क्या देखते हैं आप? आपका एक्सपर्ट कमेंट, मैं सिर्फ आपका एक्सपर्ट कमेंट चाहता हूँ, कोई सवाल नहीं। म्यूट है सर आप। जॉइंट स्टेटमेंट आया है वो बहुत अच्छा है, उसके लिए आपने हम सबको धन्यवाद दिया। हम लोग, मैं तो कम से कम इसका पात्र नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो राजनयिक अनुभव है वो बहुत संकीर्ण है, सीमित है, लेकिन मैं बहुत गर्व से ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसमें 3 लोग जो लगातार काम कर रहे हैं, अमिताभ कांत, जयशंकर और निर्मला सीतारामन, ये तीनों के तीनों मेरे विश्वविद्यालय के, मेरी स्कूल के प्रोडक्ट हैं और जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, जिसको बहुत इधर उधर का चर्चा किया गया था। लेकिन आज मैं इस शान से ये कह रहा हूँ कि जेएनयू के प्रोडक्ट्स ने विश्व स्तर पर एक ऐसा काम किया है
जिससे मोदी जी को भी गर्व है, सारे देश को गर्व है, मैं कहूँगा सारे विश्व को गर्व है। तो पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि जो परिणाम निकल के आया है उसमें विकास के मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। यूक्रेन की बात ज्यादा हुई थी मीडिया में, लेकिन जो बल दिया गया है वो विकास के मुद्दों को दिया गया है। और इस वजह से जो G20 की क्रेडिबिलिटी है, एक फाइनेंशियल फोरम के लिए शुरू हुआ था, इकोनॉमिक फोरम के नाम से शुरू हुआ था, उसको बढ़ाकर विकास का भी नाम 2008 में जोड़ा गया और आज उसको विकास को सक्रिय किया गया है। तीसरी बात एक कॉशन की है, वो ये है कि ये लफ्ज लिखना, एग्रीमेंट होना, कागज पे लिख देना बहुत आसान है कंपैरेटिवली। उन लफ्जों को, उन शब्दों को वास्तविकता में ढालना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल है। जो G20 के इतने सारे जॉइंट स्टेटमेंट्स पहले हुए हैं उसमें कोई ऐसा नहीं लगता कि सब के सब ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो जो बड़ी चुनौती है, और क्योंकि ट्रॉइका इसमें काम करता है, भारत के अभी भी 3 महीने और बाकी हैं सदारत के, लेकिन उसके बाद भी ट्रॉइका के रूप में हम इसमें सक्रिय रहेंगे। और जो कश्मकश हमको करनी पड़ेगी वो इन लफ्जों को मूर्त रूप बदलने में है, उनको प्रैक्टिकल लाने में है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। जितना कुछ हमने लिखा है, अगर हम उसका 30, 40, 50% भी इम्प्लीमेंट कर दें तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि दुनिया की शक्ल बदल जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वाकई दुनिया की शक्ल बदल जाएगी। मैं यहाँ से जनरल सिन्हा के पास चलता हूँ। जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले JNU की बात हुई है, जयशंकर, निर्मला सीतारमण, अमिताभ कांत, प्रणव। आज मुनि साहब ने कह दिया कि JNU सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए नहीं, इस गैंग के लिए भी जाना चाहिए। देखिए, राजनीति अलग है, लेकिन केवल जयशंकर ही नहीं या अमिताभ कांत ही नहीं या निर्मला सीतारमण ही नहीं, भारतीय विदेश सेवा में ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो कि JNU से पढ़ के निकले हैं। भारतीय फौज की भारतीय फौज की भी जो आधिकारिक डिग्री है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो JNU से आती है। तो एक संस्थान को केवल इसके आधार पर नहीं बदनाम किया जा सकता या उस पर टिप्पणी नहीं करना ठीक होगा। हमेशा किसी भी व्यक्ति का आकलन जो है वो उसके कामों से किया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से सभी लोगों ने साबित किया है, मेरे को बहुत प्रेम करते हैं। मुझे लगता है दीपक जी, हाँ, आप हैं ही प्रेम के लायक। जी, मैं सीधे चलता हूँ जनरल सिन्हा के पास। जनरल सिन्हा, एक अलग पर्सपेक्टिव, पीपल्स डिप्लोमेसी, जो मानवता के लिए कूटनीति, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? दीपक जी, जय हिंद। आपने बधाई हमें दी, बधाई 1.4 बिलियन जो हमारे भारत के वासी हैं उनको भी आपने शायद भेजा है। आपने ये बोला पीपल्स डिप्लोमेसी। देखिए, डिप्लोमेसी है क्या? डिप्लोमेसी एक ऐसा टूल है जिससे कि पूरे, आप देखिए, पूरे, चाहे वो मिलिट्री डोमेन में हो, चाहे इकोनॉमिक डोमेन में हो, या जितने भी आप देखते हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फैक्टर, उसको एक बांधता है, उसको एक दिशा देता है, उसकी चीज़ें करता है। डिप्लोमेसी का मतलब है, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी एक उसका माना जाता है, पीपल डिप्लोमेसी भी माना जाता है। एक बोलते हैं कि अंडर टेबल डिप्लोमेसी है। तो डिप्लोमेसी के बहुत रूप हैं, और डिप्लोमेसी, यदि आप जिस तरह से भारत की डिप्लोमेसी आज आप देख रहे हैं, ये पीपल सेंट्रिक है। जब हम कहते हैं ना, गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, जो मोदी जी को आप देखते हैं गले लगाते रहते हैं, गले लगा लो हर इंसान को ये अपना है, चलो तो राह गुजारों में भी बांटते हुए प्यार। आप यदि इसकी देखें, क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं, कहीं उसको मोदी जी पूरे विश्व के अंदर में उसको एक स्वरूप दे रहे हैं, जिसमें आप वसुधैव कुटुंबकम कह लीजिए, फैमिली कह लीजिए। देखिए, बात क्या है आज के दिन में? बात ये है, क्यों ये 2008 के बाद आज देखिए 2023 की ये सबसे सफल G20 की, यदि आप कहेंगे, समिट है। क्योंकि इतनी, मैं भी पूरा देख रहा था, पूरा खंगाल रहा था, रिसर्च कर रहा था, कहीं पर भी इतनी उपलब्धियां हुई नहीं। देखिए, ज्वाइंट डिक्लेरेशन का होना, मगर ज्वाइंट डिक्लेरेशन के हर एक पंक्तियों का मैंने उसका पूरा पढ़ा आज जब ये आया,
उसके बाद जो देखता हो एक एक उसके वैल्यूज हैं, उसके एक एक माने रखता है, तो इतनी आसानी से तो ये प्रिपेयर नहीं होगा। अमिताभ कांत का नाम आ रहा था, जो शेरपा है हमारे, तो उनकी जितनी भी सराहना की जाए तो वो कम होगा। इवन इंडोनेशिया में जब आपका ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया था, जो दिल्ली डिक्लेरेशन जो इंडोनेशिया में आया था, उसकी अनाउंसमेंट फर्स्ट डे ऑफ समिट नहीं हुई थी। तो ये मेरे ख्याल से अद्भुत है, ये एक बहुत ही अद्भुत है। एयू का आना, ग्लोबल साउथ का आना, वो ग्लोबल साउथ क्या है? पीपल टू पीपल डिप्लोमेट। 1.3 बिलियन है वहाँ के लोग, भारत में 1.4 बिलियन है, 1.4 चाइना के पास में है, 1.3 जो अफ्रीका में है, टोटल अबाउट 7.8 बिलियन पीपल पूरे विश्व के अंदर में। उनको आप जब बांधते हैं तो केवल ये नहीं कि ग्लोबल साउथ कह लीजिए कि हमने 125 देश को या 55 देश यूरोपियन यूनियन को लाया, इसमें इसकी जो हर एक आदमी मैं जनरल सिन्हा साहब आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। इस वक्त इटली के प्राइम मिनिस्टर बड़े सुंदर से शॉल को ओढ़े हुए हैं, मुझे लगता है शायद पश्मीना होगा, पता करवाता हूँ ये पश्मीना है या नहीं है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के साथ उन्होंने तस्वीर दी, नालंदा के बैकग्राउंड में, नालंदा विश्वविद्यालय के बैकग्राउंड में, जिसको बख्तियार खिलजी ने गिराया था, क्योंकि भारत की ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। और यहां से मैं सीधे प्रणव के पास चलता हूं। प्रणव, जॉर्जिया मेलोनी, काफी चर्चा हो रही है इस नाम की। ऋषि सुनक के बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो जॉर्जिया मेलोनी है। बिल्कुल, केवल भारत में ही नहीं चर्चा हो रही, इटली में भी काफी चर्चा हुई है। हाल ही में चुनाव जीत कर आई हैं और जॉर्जिया मेलोनी को जो है वहां के हिसाब से, यूरोप की पॉलिटिक्स के हिसाब से भी एक राइजिंग स्टार के तौर पर देखा जाता है। तो जाहिर तौर पर उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। और इटली की जो पुरानी छवि थी, खासतौर पर कोविड के समय की छवि, अगर आपको याद हो, चीन के तरफ इटली का बढ़ता हुआ झुकाव, उसने यूरोप के अंदर भी खलबली मचाई थी। हालांकि कोविड के बाद काफी कुछ चीजें बदली हैं उसके अंदर, और उस चुनाव और उस बदलाव के बाद जॉर्जिया मेलोनी सत्ता पे आई, तो उन्हें माना जाता है कि वो भारत के खिलाफ, भारत के साथ जिस तरीके से उनकी नजदीकी नजर आ रही, कहीं न कहीं जो ली क्यांग हैं इस डिनर के अंदर वो भी मौजूद होंगे, तो ली क्यांग की नजर भी इस चीज के ऊपर होगी, क्योंकि इटली के अंदर काफी निवेश चीन ने किया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति से अलग भी अगर कहा जाए तो नेताओं का अपना एक चरिज्मा होता है, नेताओं की एक अपना आकर्षण होता है। और ये जो पर्सनल बॉन्डिंग होती है, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से भी बात करते हैं, आपने भी ऐसी कई बैठकें कवर की होंगी, इन तमाम चीजों के अंदर कैसे नेता अपना बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि कई बार अल्टीमेटली चीजें जाके अटकती हैं ऐसे मोर्चों के ऊपर जहां राजनेताओं के बीच की आपसी केमिस्ट्री ही बहुत सारी चीजों को सुलझाती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर्सनल बॉन्डिंग के ऊपर बहुत खास ध्यान देते हैं। मुझे पता है कि डेनमार्क के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे तो उन्होंने खास समय निकालकर जो डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं उनकी बेटी से मुलाकात की थी, क्योंकि वो जब भारत आई थी तब भी उन्होंने मुलाकात की थी, और उनकी बेटी से एक अलग मुलाकात की थी, इसकी तस्वीर भी कहीं सामने नहीं आई। तो इस तरीके से जो पर्सनल बॉन्डिंग होती है इसकी खासी अहमियत होती है। और इसीलिए चाहे जॉर्जिया मेलोनी हो, चाहे ऋषि सुनक हो, वो जिस देश में जाते हैं वहां से संवाद के लिए, संपर्क के लिए, इस तरीके का, आपने जो पश्मीना की शॉल कहा, मैंने भी अभी किसी से पूछा है कि क्या ये पश्मीना की शॉल पहनकर आई है जॉर्जिया मेलोनी? एक सवाल मैं विशाल से लेना चाहता हूँ। विशाल काफी हॉट फेवरेट रही है जॉर्जिया मेलोनी, एक जिनके ऊपर विशाल जो है खासी कवरेज कर रहे हैं। विशाल, क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? देखिए दीपक जी, ये तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी इस वक्त डिनर के लिए पहुंची हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत किया। इससे पहले भी इटली की प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आई थी, हमने देखा था किस तरह से उनका स्वागत किया गया। और आज भी जब द्विपक्षीय वार्ता हुई तो उस दौरान भी हमें ये देखने को मिला कि दोनों जो नेता हैं वो कितने गर्मजोशी नेताओं ने मिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह स्वागत किया। और अब आपने शॉल की बात की है, ये शॉल प्रणय जी पता कर रहे हैं और मैं भी पता करने की कोशिश करूंगा, और ये कौन से किस्म की शॉल है इसकी जानकारी भी हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि जो बाइडेन, ऋषि सुनक, इनके बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा है तो जॉर्जिया मेलोनी की चर्चा है। इटली की प्रधानमंत्री हैं और G20 में इटली मेंबर है, और यहां पर वो पहुंची हुई हैं, फिलहाल डिनर में हिस्सा ले रही हैं। और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आज भारतीय व्यंजन को देखेंगी, जो भारत की पाक कला है उसे यहां पर देखेंगी। और शायद जो जिस तरह का मेन्यू हमारे पास आया है, ऐसा मेन्यू अंदर भी होगा, तो शायद वो भी पता करने का प्रयास करेंगे कि जो भारतीय व्यंजन है इनकी विशेषताएं क्या है। क्योंकि
सभी की अपनी एक अलग खासियत है जो अभी मैंने पढ़कर अपने दर्शकों को सुनाया। तो यहाँ से जॉर्जिया मेलोनी जब इटली वापस जाएंगी तो भारत की कला संस्कृति और दिन भर उन्होंने जो देखा, एयरपोर्ट से जब उनका स्वागत हुआ, उसके बाद जब भारत मंडपम में उन्होंने जो तस्वीर देखी होगी, भारत मंडपम को देखा होगा, मुलाकात अपनी जगह रही, द्विपक्षीय मुलाकातें, दोनों देशों के जो संबंध हैं वो लगातार चल रहे हैं, अच्छे हैं। लेकिन इन सब के अलग हटकर जो आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात कर रहे हैं, वो इन्हीं चीजों से आती है। जब भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत की विरासत को दुनिया भर के नेता यहां पर आकर महसूस करेंगे, देखेंगे और अपने देश में जाकर बताएंगे, क्योंकि जब राष्ट्राध्यक्ष खुद इन चीजों को महसूस करेगा तो उसके लिए एक अलग ही एक आप ये कह सकते हैं कि माहौल बनता है। और भारत आज पूरी तरह से, मुझे ऐसा लग रहा है दीपक जी, कि तैयार है यही दिखाने के लिए कि भारत की विशेषता क्या है। भारत अपने भारतीय संस्कृति की आज बात करता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो भोजन की बात हो, व्यंजन की बात हो, पूरे भारत मंडपम की बात हो। भारत आज भारत की बात सुना रहा है पूरी दुनिया को, और उसमें जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल है, जिनकी तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले दिखाई। और विशाल और प्रणव, सिर्फ भारत, मतलब भारत का स्वरूप क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ इसके अंदर शामिल है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की जो पत्नी है वो बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनकर आई है, और मुझे लगता है ये हैंड वीवन सिल्क है, और मोस्ट लाइकली बनारसी सिल्क होगा, मोस्ट लाइकली बनारसी सिल्क होगा। ये हैंड वीवन है, टिपिकल इंडियन साड़ी जो हमारे शादियों के अंदर पहनी जाती है। बहुत महंगी होती है, हाथ से बुनी हुई ये साड़ियाँ, बुनकर बुनते हैं इनको, और इसके लिए एक विशेष आजकल सेंटर भी बना हुआ है वहाँ पे। ये देखिए फीमेल, और जो बाइडेन अब आ गए हैं, जो बाइडेन आ गए हैं, एक बार फिर प्रधानमंत्री से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए। द्रौपदी मुर्मू एक कदम आगे आई, उन्होंने बढ़ के हाथ मिलाया, बाइडेन ने उनसे भी गर्मजोशी से मिले। और ये देखिए अब बाइडेन एक तरफ, नरेंद्र मोदी एक तरफ, और द्रौपदी मुर्मू जी बीच में। परफेक्ट पिक्चर। और इसके बाद एक बार फिर कंधे पर हाथ रखते हुए, ये पर्सनल टच है जो बड़े नेता आपस में देते हैं बॉडी लैंग्वेज के अंदर। हाथ रखा हुआ है उन्होंने उनके कंधे पर, कुछ आत्मीयता से बातें कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू भी उसको सुन रही है, और जो बाइडेन को पता है, ये उनका इतना नेटवर्किंग होता है भारत और अमेरिका के बीच में कि छोटी से छोटी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी की जानकारी। और ये देखिए नालंदा को फिर से डिस्क्राइब करते हुए, बताते हुए कि बख्तियार खिलजी ने कैसे एक टर्की और अफगानिश मूल का जो क्रूर शासक था, आक्रांता था, उसने भारत के इतिहास को, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारत के जो पूरा संस्थाएं थी उनको ऑर्गेनाइज ढंग से खत्म किया। नालंदा और तक्षशिला तब था, शारदा पीठ तब थी जब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था, किसी ने जो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बारे में नहीं सुना था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं सुना था। तब तक्षशिला, नालंदा और शारदा पीठ जहां पर आदि शंकराचार्य गए थे पढ़ाई करने के लिए, वो भारत के सनातन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करते थे। जो बाइडेन को समझाया, जो बाइडेन ने सुना। अब प्रधानमंत्री मोदी, द्रौपदी मुर्मू और जो बाइडेन तीनों अंदर की तरफ जाते हुए, और फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत विहंगम दृश्य जो है यहाँ पर देखने को हमको मिल रहा है। तो हम यहाँ से एक बार फिर प्रणय के पास चलते हैं। प्रणय, क्या अब शुरू हो जाएगा? अब तो मेरे ख्याल से आखिरी मेहमान भी पहुंच गए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब इसका इंतज़ार करना चाहिए कि वो डिनर के बाद की जो तस्वीरें हैं वो भी जल्दी से जल्दी हम तक पहुंच पाएँ, आखिर अंदर क्या हुआ, क्योंकि हर किसी की ये जानने में रुचि है कि आखिर अंदर क्या हुआ। लेकिन मैं ये जान के थोड़ा सा ज़रूर चौंका दीपक जी, वैसे मतलब साड़ियों के बारे में आपका काफ़ी अच्छा नॉलेज है, आप दूर से स्क्रीन से देख के बता पा रहे हैं कि कौन सी साड़ी है, हैंड वोवन है या बनारसी है? मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैंने इन बुनकरों के ऊपर एक्सटेंसिवली कवर किया है, भागलपुर में भी किया है, बनारस में भी किया है, जो उड़िया सिल्क है उसके अंदर भी किया है, बेंगलोर सिल्क मैंने किया है, मैंने घाट घाट का पानी पिया है प्रणव। बिल्कुल, वो लगता है आपके अंदर कि घाट घाट का पानी पिया है, और चूंकि डिप्लोमेसी भी आपने बहुत अच्छे और बहुत करीबी से कवर की है, इसीलिए आप ये जो बारीकियां हैं ये पकड़ पा रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे भारत में कहा जाता है ना दीपक जी कि किसी के दिल का रास्ता पेट से जाता है, तो आज भारत कोशिश करेगा कि इस गैस्ट्रोनॉमिक आर्ट के सहारे उनके दिल तक पहुंचने की कोशिश होगी इन तमाम खास मेहमानों की, क्योंकि ये भारत का स्वाद चखेंगे। और इनमें से कई मेहमानों के मुल्कों का खाना हमारे यहाँ तक जरूर पहुंचा है, पिज्जा पास्ता आपके घर में भी पहुंचा होगा, लेकिन आज जॉर्जिया मेलोनी जो है वो कुछ स्वाद यहाँ से लेकर जाएंगी। हो सकता है वो अपने शेफ से, अपने कुक से कहें कि वो जो इंडिया में डिश खाई थी वो जरूर हमारे यहाँ बननी चाहिए।
प्रणव, ये लोग तो खाना खाएंगे, हम लोग भूखे पेट जो है इस खाने के मेन्यू को सुन के सिर्फ भूख का इंतजार करेंगे, क्योंकि जब तक डिनर खत्म नहीं होगा हमारी छुट्टी नहीं होगी। और प्रणव, मैं आपको बता दूं, मैंने सबसे बड़ी जो समिट पहली कवर की थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा थी। मुझे अभी भी उसका एक एक वर्णन ग्राफिकल याद है, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस लेकर गए थे। बहुत बड़ी पहल थी, बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव उन्होंने लिया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, आउट ऑफ बॉक्स था। पाकिस्तान ने धोखा दिया, ये एक अलग बात है, उसके बाद तो चलता ही रहा, ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा। सीधे शशांक साहब के पास चलता हूं। शशांक साहब, व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया? सॉरी भारत। अच्छा, यही सवाल दीपक वोरा जी से लेता हूं। दीपक वोरा जी, व्हाट नेक्स्ट? क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच कोई पहल करने जा रहा है आज के दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद? सर, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं कहना चाहता हूं, अभी आप मेन्यू के बारे में बात कर रहे थे, फिर आप कह रहे थे कि आप मिलेट्स की रोटी खाते हैं, तो मैं तो यहाँ बैठा 2 हफ्ते से हैमबर्गर खा रहा हूँ सर। अब मैं बहुत जल्दी दिल्ली लौट रहा हूँ, आपके स्टूडियो आऊंगा और मिलके हम मिलेट्स की रोटी और दाल साथ में उसका सेवन करेंगे। और जो ये शॉल की बात हो रही थी, अगर आप उसको इंप्रेस करना चाहें किसी इटालियन को, तो पूछ लीजिए कहाँ से आई है ये शाली पश्मीना। इटालियन एक्सेंट में बोलिए, शाली पश्मीना, वो इटालियन में इसको कहते हैं। अब इसके बाद आप पूछ रहे हैं कि भारत का क्या होगा। मैं आपको यूएस मीडिया की हेडलाइंस, मैं यहाँ बैठा हूँ न्यूयॉर्क में, देखता हूँ काफी देर से, 8-9 घंटे से देख रहा हूँ, और ये कुछ हेडलाइंस हैं लोकल मीडिया में। सर, इंडियाज मोमेंट, इंडिया हैज अराइव्ड, और फिर एक डेफिनेशन बहुत मजेदार है, इंडिया कंसेंसस किंग, नेबॉब ऑफ नेगोशिएशन। फिर इंडिया शोकेसेस इट्स राइज, वेल डन इंडिया। ये यहाँ की हेडलाइंस है। तो अब जो है मार्ग हमारे सामने खुला हुआ है, मार्ग हम सब ने देख लिया, अब साथ मिलके जाना है। क्योंकि सर, अफ्रीका में जहां काम करता हूं, ये प्रोवर्ब है, इफ यू वांट, अगर जल्दी जाना है तो अकेले जाओ, अगर दूर जाना है तो मिलके जाओ। ये हमने मैसेज दिया है पूरी दुनिया को, इफ यू वांट टू गो फार, लेट्स गो टुगेदर। और ये भारत अब इसका नेतृत्व कर रहा है। अब तो सारी दुनिया भारत की बात सुनती है। When India speaks, the world listens. ये संदेश है सर। बिल्कुल, जब भारत बोलता है दुनिया सुनती है। ये आज फलिता चरितार्थ होते हुए हमने दिल्ली के इस डिक्लेरेशन में देखा, भारत मंडपम में देखा, इस पूरे आयोजन में देखा। हालांकि अभी एक दिन, आधे दिन का पूरा सेशन बाकी है। कल जो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर कल बात होगी, लेकिन डिक्लेरेशन आ चुका है। शशांक जी, इसके बाद भारत नेक्स्ट कहां देखते हैं आप? नेक्स्ट लेवल क्या? इंडियन डिप्लोमेसी का, प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी का, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी का? नहीं, अब जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने लिए हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, भारत को बढ़ाने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं हम लोगों ने। और उसमें लेटेस्ट अभी जुड़ गया है ये भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप। तो हमको जो है इन सब में पूरे तरीके से आगे बढ़ के प्लान करना है, जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना है। और मोदी जी की ये तारीफ रही है, वो कहते हैं जब फाउंडेशन स्टोन ले करते हैं तो अपने समय में ही, समय से पूर्व ही वो प्रोजेक्ट भी पूरा कर देते हैं और उसका इनॉग्रेशन भी कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बार जो बाइडेन साहब ने भी बहुत बोला है कि वो पूरे तरीके से जो भी नए प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी लेवल्स के, वो सब पूरे तरीके से मिलकर हमको काम करना पड़ेगा। फ्रांस के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी यही बोला कि अब वो काम करने का समय आ जाएगा और वो मिलके काम करेंगे। फ्रांस और भारत आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें जो नया पहलू आएगा उसमें भारत जो है, जो चीन ने अभी तक पहले पहल करी थी पिछले 10-15 साल में, भारत जो है उससे कहीं आगे बढ़कर अपना काम करेगा और एक नए तरीके का वो विश्व बनाने का प्रयास करेगा जिसमें सब मिलजुल कर रहेंगे। जो दीपक वोरा जी ने कहा है कि सब मिलकर साथ में काम करेंगे, तो वही वो भारत का संदेश होगा। सब मिलकर साथ काम करेंगे। हमारे कहते हैं ना, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना चुगने आई चिड़िया। ये गाना हुआ करता, एक छोटा सा रील हुआ करता था, दूरदर्शन पे चला करता था, अनेकता में एकता का। एकता क्या संदेश देती है, अगर पूरी दुनिया को एक परिवार मान ले तो ये कितना बड़ा संदेश है ये दिखेगा। मुझे लगता है कि ये जो लाइव था फ्रेम, नहीं लाइव फ्रेम अभी कटा नहीं है, देखिए कितने डिफरेंट एंगल से डिफरेंट शॉट्स आ रहे हैं, कितना
बहुत जो कैमरा का, जो ब्रॉडकास्टिंग की बहुत समझ रखता है, वो ही इस तरह की प्लानिंग कर सकता है। प्रणव क्या कहेंगे? विशाल के पास चलते हैं। विशाल क्या कहेंगे इस टेक्नोलॉजी की समझ के बारे में? एक शानदार इवेंट कैसा किया जाए, इसकी समझ के बारे में। देखिए दीपक जी, एक ये बेहद शानदार खूबसूरत इवेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि G20 की टीम ने, विदेश मंत्रालय की टीम ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन तमाम चीज़ों पर बहुत पैनी नज़र रखी और एक एक चीज़ों का बहुत अच्छे से विजुअली कैसे रिच जाएगा, कैसे यहाँ की खूबसूरती बढ़ेगी, दुनिया कैसे भारत मंडपम और भारत की तस्वीर देखे, क्योंकि भारत ये कह रहा है लगातार कि अब भारत पहले जैसा नहीं रहा है, भारत बदल चुका है। तो बदलते भारत की तस्वीर भारत मंडपम के जरिए ही पूरी दुनिया को दिखाई जा रही है। दीपक जी, आपने साड़ी की चर्चा की थी और बनारस की बात की। जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी ने जो साड़ी पहनी हुई है, तो मैंने बनारस के रमजान भाई को फोन किया। रमजान भाई बुनकर हैं, वहाँ की साड़ी बनारस में काफ़ी बनाते हैं, तो मैंने उनको वो तस्वीर भेजी जो जापान की प्रधानमंत्री की पत्नी ने साड़ी पहनी हुई है। तो रमजान भाई ने मुझे जवाब लिखकर ये भेजा है कि ये साउथ की तरफ की साड़ी है और उन्होंने लिखा है कि ये शायद मलबारी सिल्क की साड़ी है जो जापान की प्रधानमंत्री ने की पत्नी ने इस वक्त पहना है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी ने जो साड़ी पहनी वो शायद बनारस की लग रही है। ऐसा जवाब मुझे रमजान मियां ने भेजा है। और फिर जब मैंने इस साड़ी की तस्वीर को अपने कैमरामैन को दिखाया तो उन्होंने बताया ये नॉर्थ केरला के मलबारी सिल्क की ही साड़ी है, जो मलाबार इलाका वहाँ का है केरला का। तो फिलहाल अभी ये पता चला, लेकिन आधिकारिक तौर पर हमें जानकारी के लिए और थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन क्योंकि आपने बनारस का जिक्र किया, साड़ियों को मेरा समझना भी बाकी है, मैंने बनारस में फोन कर लिया। मतलब साड़ियों का समझना भी बाकी है। नहीं दीपक जी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने, क्योंकि आपने बनारस का जिक्र किया तो मैंने बनारस के बुनकर को पूछा फोन करके, जो रमजान मियां साड़ियों का काम करते हैं, तो मैंने वो तस्वीर भेजी। मुझे लगा कि ये बनारस की ही साड़ी होगी, लेकिन उन्होंने मुझे जो जवाब भेजा है वो मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। और मेरे जो कैमरामैन है वो साउथ के हैं, केरल के हैं, तो मैंने उनको ये तस्वीर दिखाई। वो ये बता रहे हैं कि ये मलबारी सिल्क की साड़ी है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पे क्या है हम थोड़ा और इसके लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिनर शुरू हो चुका है विशाल? देखिए, तय समय जो था दीपक जी वो रात 8 बजे का था और मुझे ऐसा लगता है कि अब डिनर की शुरुआत हो गई होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तमाम मेहमान हमने देखा, ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। जो भी G20 का डेलीगेशन भारत में इस वक्त मौजूद है वो भारत मंडपम के उस डिनर हॉल में मौजूद है जहाँ ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से डिनर का आयोजन किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिनर की शुरुआत हो चुकी होगी। खास भारतीय व्यंजन जो भारत की पाक कला है उसे पूरा विश्व देखेगा और क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके साथ डेलीगेशन है, जब वो इसका स्वाद लेंगे तो उनके मन में भी ये आएगा कि ये बना कैसे है। वो शायद उनकी टीम इसकी जानकारी ले, कुछ लोगों को क्या पता कुछ व्यंजन बहुत ही अच्छे लग जाएं। और खासतौर पर भारत तो अपनी मिठाइयों के लिए जाना जाता है, मिष्ठान के लिए जाना जाता है, अलग अलग तरह की मिठाई। आप बंगाल से लेकर, यूपी से लेकर बिहार और फिर साउथ में चले जाइए, हर जगह कुछ ना कुछ अलग ही मिठाई हमको मिलेगी। रसगुल्ला मिल जाता है बंगाल में, हम अगर यूपी में आते हैं तो कहीं पेड़ा मिल जाता है, साउथ में जाते हैं तो मैसूर पाक मिल जाता है। तो अपनी हर जगह की एक अलग खासियत है, अलग मिठाई है। तो जो मिष्ठान यहाँ पर भारतीय व्यंजन में रखा गया है, जिसका नाम ही ये मधुरिमा रखा गया है, कहीं ये मिष्ठान भारतीय जो हमारे जो भारत मंडपम में हमारे विदेशी मेहमान आए हुए हैं उनको पसंद आया, तो वो आगे शायद इस पर इसको बनाने का, इसको खाने का कैसे काम करेंगे ये भी बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन भारत के स्वाद से वो रूबरू होकर यहाँ से जरूर जाएंगे। लेकिन दीपक जी, ये तो स्वाद की बात हो गई, व्यंजन की बात हो गई, संस्कृति की बात हो गई, पर एक बात आज रात ये डिनर खत्म होने के बाद जो कल सुबह होगी, जब अखबारों के पन्ने हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमारे एक एक्सपर्ट बता रहे थे जो विदेश में बैठे हुए कि वहां के अखबारों ने क्या लिखा है, तो भारत के नाम आज 3 से 4 बड़ी उपलब्धि रही है। अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना, इसके अलावा ज्वाइंट डिक्लेरेशन आना, न्यू दिल्ली लीडर्स का डिक्लेरेशन, और तीसरा भारत और यूरोप के बीच में मिडिल ईस्ट होते हुए जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, अमेरिका तक जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम भारत से अमेरिका तक जाएगी हुआ है। तो इसकी भी
बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी सर। और ये पूरे दुनिया के अखबारों में मुझे लगता है इस खबर की धमक दिखाई पड़ेगी, क्योंकि भारत ने इसमें लीड किया है। जो ग्लोबल साउथ की आवाज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका नेतृत्व किया है। और इसके साथ ही जो मैं कॉरिडोर की बात कर रहा था, कनेक्टिविटी कॉरिडोर, इससे चाइना सबसे ज्यादा परेशान होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों में चाइना कुछ ज्यादा सक्रिय दिखाई देता है। हाल फिलहाल में सऊदी अरब और ईरान के बीच में समझौता कराने में चाइना का एक अहम रोल एक्सपर्ट ने बताया। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो ये रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर ये भले एक हमें कनेक्टिविटी दिखाई पड़े रेल के द्वारा या शिप के द्वारा, लेकिन ये अपने आप में रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और चाइना इस कॉरिडोर से जरूर परेशान होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो देश इसमें शामिल हो रहे हैं वो अपने हितों को भी इसमें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैं सीधे प्रणय के पास चलता हूं। प्रणय, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट भारत के लिए नेक्स्ट में कहा जा सकता है स्काई इज नॉट द लिमिट, यानी आसमान भी अब भारत को रोक नहीं सकता। भारत की अगर आप छवि की देखें, भारत की जरूरत को देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला बड़ा मुल्क है, दुनिया की तेज रफ्तार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। क्यों निवेशकों की पसंद है भारत निवेशकों की पसंद इसलिए भी है दीपक जी, क्योंकि ये तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है और हर व्यक्ति जो निवेश करना चाहता है वो चाहता है कि उसका जो ROI है, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो सबसे अच्छा हो। इसलिए भारत, इस लिहाज से भारत को एक ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। साथ ही भारत की अब ये कोशिश होगी कि ये जो वैश्विक संस्थाएं हैं, अगर UN नाकाम हो रहा है तो UN में सुधार होना चाहिए। वो UN काम का नहीं है जिसके अंदर भारत जैसा सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाला देश उसकी सुरक्षा परिषद में ही ना हो। और सुरक्षा परिषद को लेकर कई बार ये चीज सामने आई है कि अगर किसी मुद्दे के ऊपर, जैसा हमने अभी रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर देखा, डेडलॉक बहुत आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि अगर एक मुल्क, दो मुल्क जिनके पास वीटो पावर है, वो एक दूसरे के खिलाफ अगर खेमे में खड़े हों तो पूरी प्रक्रिया रुक सकती है। तो ऐसे में मल्टीलैटरलिज्म को नए सिरे से डिफाइन करने की कोशिश भारत कर रहा है और यहीं से भारत की जो कोशिश है उसका नेक्स्ट लेवल शुरू होता है, जो जिसे 2.0 कहा जा सकता है। अब भारत की कोशिश होगी कि इसके बाद जो वैश्विक सहमति, कनेक्टिविटी और ट्रेड, इसको रीडिफाइन किया जाए। ठीक है, यहीं पर रुकेंगे।